Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विल की, जिसे मुस्लिम लॉ में वसीयत भी कहते हैं। तो मुस्लिम लॉ में जो विल आता है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड विल एंड रिवोकेशन ऑफ विल। सबसे पहले हम देखते हैं कि विल किसे कहते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किसी और व्यक्ति को देना चाहता है और इसकी वो लीगल डिक्लेरेशन करता है कि मेरी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को दे दी जाए और ये जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेरी डेथ के बाद होगा, तो वो लीगल डिक्लेरेशन करता है उसी को हम विल कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखनी है, विल तभी लागू होती है जब टेस्टेटर की डेथ हो जाती है। तो जो विल बनाता है उसको हम टेस्टेटर कहते हैं। तो देखिए, विल जो है, जो आपका इनहेरिटेंस है उससे अलग होती है। इनहेरिटेंस में तो क्या होता है कि जो आपके लीगल उत्तराधिकारी हैं, आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी आपके लीगल उत्तराधिकारियों को मिलती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उन उत्तराधिकारियों के अलावा भी मेरे कोई रिलेटिव हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जिनको मेरी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जाना चाहिए, तो फिर आप क्या करते हो, विल बना के अपनी प्रॉपर्टी को उन लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जो आपके लीगली उत्तराधिकारी नहीं है। तो क्लियर हो गया। तो विल एक तरीके की डिक्लेरेशन है जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति करता है अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है, अपने जीते जी करेगा और उसमें वो ये बताएगा कि मेरी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इस व्यक्ति को कर दीजिए। क्लियर हो गया विल किसे कहते हैं। और विल में सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई फॉर्मेलिटी प्रिस्क्राइब नहीं करी है। आप चाहे ओरली विल बना लें चाहे आप राइटिंग में बना लें। अगर आप ओरली विल बनाते हैं तो भी आपके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं है, स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है जो कि आपको किसी के सामने बोलने हैं। बस आपकी इंटेंशन होनी चाहिए और दूसरे को आपकी इंटेंशन पता चल जानी चाहिए कि आप विल लिख रहे हैं। और अगर आपने राइटिंग में बनाई है तो भी उसका कोई स्पेसिफिक परफॉर्मर नहीं है, आपने सिंपली एक लेटर लिख दिया वो भी माना जाएगा, उस लेटर पे नहीं भी साइन है वो भी माना जाएगा, और अगर आपने साइन कर दिया उसे टेस्ट नहीं किया तो भी माना जाता है। तो इससे हमें पता चलता है विल के लिए कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं बताई गई है। ओरली हो, रिटिन हो, हर तरह की विल जो है मान्य होती है। क्लियर हो गया विल आपको। अब नेक्स्ट है विल के एसेंशियल कौन कौन से होते हैं। इसके 4 आपके एसेंशियल हैं जो पूरे होने चाहिए। सबसे पहला है जो विल को बनाने वाला है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो कॉम्पिटेंट में हम 2 चीजें देखते हैं, एक तो एडल्ट और दूसरा साउंड माइंड। एडल्ट का मतलब है वो माइनर नहीं होना चाहिए। अगर वो माइनर है और उसने विल बनाई है तो वो वाली विल इनवैलिड होती है। लेकिन अगर माइनर बाद में मेजर होता है विल बनाने के बाद और वो अपनी विल को रेटिफाई कर देता है कि ये विल जो मैंने बनाई है बिल्कुल ठीक है, तो फिर वो जो विल जो है इनवैलिड से वैलिड हो जाती है। इसी तरह से व्यक्ति जब भी विल बनाए तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए, क्योंकि साउंड माइंड का है तभी तो वो अपने को सोच समझ सकता है और उसके हिसाब से विल बना सकता है। अगर वो साउंड माइंड का नहीं होगा तो उसमें सोचने समझने की भी शक्ति नहीं होगी, तो माना जाता है अनसाउंड माइंड का व्यक्ति अगर विल बनाता है तो वो इनवैलिड होगी। जैसे व्यक्ति इन साउंड माइंड का है जब उसने विल बनाई और उसने बाद में वो साउंड माइंड का हो गया तो वो विल इनवैलिड ही मानी जाएगी, क्योंकि उस वक्त वो इन साउंड माइंड का था। लेकिन अगर व्यक्ति साउंड माइंड का है जब उसने विल बनाई है और फिर वो बाद में हमेशा के लिए इन साउंड माइंड का हो जाता है तो भी वो विल इनवैलिड ही मानी जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि विल बनाने के लिए 2 चीजें जरूरी है, एक तो व्यक्ति एडल्ट हो और दूसरा वो साउंड माइंड का होना चाहिए। नेक्स्ट है जो सब्जेक्ट है विल की, मतलब जिस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो किसी व्यक्ति को, वो वैलिड होनी चाहिए। तो इसके लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहला है तो जो भी प्रॉपर्टी है वो आपकी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं हो सकती तो फिर वो विल ही नहीं कर सकते, क्योंकि विल में तो आप यही बताते हो कि मेरी प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर हो जाए। तो ट्रांसफर होने लायक वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी हम उसे विल में माना जाएगा कि विल वैलिड है। नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। देखिए 2 टाइम होते हैं, एक तो जब आपने विल बनाई और जब विल मेटेरियलाइज होगी आपकी डेथ के बाद।
तो प्रॉपर्टी जब आपने विल बनाई तब एग्जिस्टेंस में हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो बट रही है तो आपकी डेथ के बाद तब वो एग्जिस्टेंस में होनी जरूरी होती है। नेक्स्ट है टेस्टेटर मस्ट बी ओनर। देखिए जिस प्रॉपर्टी को वो देना चाह रहा है विल में उसका वो ओनर भी होना चाहिए। अगर आप चोरी की प्रॉपर्टी को विल में लिख रहे हो तो वो बिल्कुल भी वैलिड विल नहीं होगी। तो आप अगर विल लिख रहे हो तो आप उस प्रॉपर्टी के ओनर भी होने चाहिए। तो सब्जेक्ट ऑफ विल में 3 पॉइंट आते हैं। एक तो प्रॉपर्टी के आप ओनर होने चाहिए, दूसरा वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने लायक होनी चाहिए, थर्ड वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए जब विल आपकी मैटेरियलाइज हो रही हो। नेक्स्ट है लेगेटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। देखिए जिसके फेवर में विल की जा रही है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि वो एडल्ट ही हो, वो जो है आपका साउंड माइंड का हुए हो। कोई भी व्यक्ति उसकी कोई भी सेक्स हो, एज हो, क्रीड हो, धर्म हो, किसी भी उसका व्यक्ति हो सकता है, बस एक ही इसकी वो होती है कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके। अगर वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है तो माना जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो विल मैटेरियलाइज हो रही है, जब उसके पास वो प्रॉपर्टी आ रही है, तब वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अपनी एक्सेप्टेंस जरूर दे। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो विल वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्लियर हो गया कि कोई भी व्यक्ति लीगेटी हो सकता है अगर वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, लेकिन जब प्रॉपर्टी उसके पास आ रही है तब उसे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अपनी एक्सेप्टेंस देनी जरूरी होती है। अगर आपने विल किसी इंस्टीट्यूशन के फेवर में करी है तो भी वो वैलिड है। अगर आपने विल किसी नॉन मुस्लिम को कर दी है तो भी वो आपकी वैलिड होती है विल। अगर आपने विल जो है, जो टेस्टेटर है उसके मर्डर के फेवर में विल हुई भी है, तो सुन्नी लॉ तो कहता है कि चाहे मर्डर इंटेंशनली हुआ है चाहे इन इंटेंशनली हुआ है, तो जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी दे रहा है विल में और उसी को आप मर्डर कर देते हो तो ऐसी विल इनवैलिड मानी जाएगी। लेकिन शिया लॉ कहता है कि अगर आपने इंटेंशनली मर्डर किया तब तो इनवैलिड है, लेकिन अगर आपने अनइंटेंशनली किया तो वो वैलिड माना जाता है। अगर आपने विल किसी अनबॉर्न पर्सन को की है, मतलब उस बच्चे को की है जो अभी वॉर्म में ही है और जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, तो सुन्नी लॉ तो कहता है कि अगर विल बनाने के 6 महीने के अंदर बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो विल वैलिड होती है। लेकिन शिया लॉ कहता है कि अगर 6 महीने के बाद भी बच्चे का जन्म होता है तो भी ऐसी विल जो है वैलिड कहलाती है। इसी तरह से अगर आपने किसी रिलीजियस और चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए किसी को विल करी है तो वो विल भी वैलिड मानी जाती है। तो अब इसका फोर्थ एसेंशियल आता है कि जो विल है वो टेस्टामेंट्री पावर जो होती है टेस्टेटर की उसी लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी कितनी भी प्रॉपर्टी और किसी भी व्यक्ति को कर दें, तो इसकी कुछ लिमिट बताई गई है, तो उन लिमिट में ही आपको विल बनानी चाहिए। तो 2 लिमिट है इसकी, लिमिटेशन एज रिगार्ड द पर्सन, लिमिटेशन एज रिगार्ड द प्रॉपर्टी। तो लिमिटेशन एज रिगार्ड द पर्सन में क्या होता है कि आप जो विल बना रहे हैं वो आप अपने लीगल उत्तराधिकारी के फेवर में नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उनको तो इनहेरिटेंस में आपकी प्रॉपर्टी मिलनी ही मिलनी है, तो आप अपने लीगल उत्तराधिकारियों के फेवर में विल नहीं बनाते हैं। आप किसी और फैमिली मेंबर, रिलेटिव या किसी भी पर्सन के फेवर में बना सकते हैं। अगर आपने अपने उत्तराधिकारी के फेवर में बनाया है तो वो तभी मैटलाइज होगी जबकि और उत्तराधिकारी उसको जो है कंसेंट दे देते हैं, तो इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ कंसेंट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशन एज रिगार्ड द प्रॉपर्टी। इसका मतलब है प्रॉपर्टी पे भी एक चेक लगाया गया है कि आप अपनी नेट प्रॉपर्टी का सिर्फ 1/3 ही जो है विल में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी मुस्लिम के पास 10 लाख रुपए हैं, अब 1 लाख के उसके ऊपर डेप्ट है, तो वो डेप्ट चुका देता है तो नेट प्रॉपर्टी कितनी हुई उसकी? 9 लाख हुई। अब वो 9 लाख का 1/3 कितना होता है? 3 लाख, तो वो सिर्फ 3 लाख रुपए को ही एज ए विल दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने के लिए कह सकता है। क्लियर हो गई कि 2 लिमिटेशन होती है, एक तो अपने लीगल उत्तराधिकारी को नहीं की फेवर में विल नहीं बना सकता, दूसरा अपनी नेट प्रॉपर्टी जो होती है
उसके 1/3 को ही वो विल में दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने के लिए कह सकता है। क्लियर हो गया एसेंशियल ऑफ वैलिड विल? तो आपको विल का मीनिंग क्लियर हो गया और इसके क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि विल को हम रिवोक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने विल बना ली तो फिर इसको रिवोक नहीं कर सकते, हम चाहे तो इसे रिवोक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक्सप्रेस रिवोकेशन। अगर हम बिल्कुल मुंह से बोल के कह देते हैं कि भाई मैंने जो विल बनाई है वो बिल्कुल गलत है और मैं इस विल को रिवोक करता हूं, तो उसे बोलते हैं एक्सप्रेस रिवोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी 1/3 प्रॉपर्टी बी के नाम पे कर दी है विल में, फिर आप बी को कहते हो कि नहीं भाई अब मैं आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दे रहा हूं, तो विल में मैं ये आपको प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, तो ये कहलाया जाएगा उसने मुंह से बोला, ओरली बोला, तो ये बिल्कुल एक्सप्रेस रिवोकेशन है। नेक्स्ट है आपका इम्प्लाइड रिवोकेशन, कि आप ओरली नहीं बोल रहे हो या आप रिटन वे में नहीं बोल रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, लेकिन सर्कमस्टांसेस से ऐसा इम्प्लाइड होता है, ऐसा लगता है कि आपने अपनी विल को रिवोक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को कहता है कि मैं अपनी विल लिख रहा हूं जिसमें ये जो लैंड है वो लैंड आपके पास चली जाएगी मेरी विल के हिसाब से। अब ए बाद में जब वो ये विल कर देता है उस लैंड पे मकान बना लेता है और उसमें आराम से रहना शुरू कर देता है, तो ये एक तरीके का इम्प्लाइड रिवोकेशन है, क्योंकि आपने विल में किसे ट्रांसफर करने की बात कही थी, लैंड को, प्लॉट को, जमीन के टुकड़े को, लेकिन अब उस जमीन के टुकड़े पे आपने घर बना लिया है, तो फिर वो जो है माना जाता है कि ये इम्प्लाइड रिवोकेशन है। लास्ट आता है आपका सब्सिक्वेंट विल, मतलब आपने विल लिखी, अब आपने क्या किया, उस विल को रिवोक करते हुए दूसरी विल लिख दी, तो उसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट विल। तो जैसे ही आप सब्सिक्वेंट विल लिखते हैं तो पहली वाली विल अपने आप ही रिवोक हो जाती है। जैसे आपने लिखा कि मैं ये लैंड दूसरे व्यक्ति को विल में लिख रहा हूं, अब 6 महीने बाद, 1 साल बाद, ये जब आपका मन होता है आप लिख देते हैं कि सेम लैंड को अब मैं किसी और व्यक्ति को दे रहा हूं, तो ये आपकी सब्सिक्वेंट विल हो गई। तो जैसे ही आपने सब्सिक्वेंट विल की तो आपकी पहली वाली विल अपने आप रिवोक हो जाती है। तो क्लियर हो गया होगा कि आपको विल को कैसे रिवोक कर सकते हैं। तो विल का मीनिंग, विल के क्या क्या एसेंशियल है और विल को हम कैसे रिवोक कर सकते हैं, ये तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि विल इनहेरिटेंस और गिफ्ट से बिल्कुल अलग होती है। विल में आप लीगली डिक्लेयर करते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा लीगल हेयर के अलावा किसी और व्यक्ति को दे रहा हूं, ठीक है। और इसमें जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो जो विल लिख रहा है टेस्टेटर की डेथ के बाद होती है, जबकि गिफ्ट में क्या होता है, इमीडिएट पोजेशन जो है चला जाता है। क्लियर हो गया। और इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपकी डेथ के बाद मिलती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपके जो लीगली उत्तराधिकारी होते हैं उनको मिलती है। तो ये था विल, गिफ्ट और इनहेरिटेंस में डिफरेंस। तो इसकी डिफरेंस से अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि विल का क्या मीनिंग है, उसके क्या एसेंशियल है और विल को हम कैसे कैसे रिवोक कर सकते हैं। So that's all for today video lecture. Thank you